हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट और नया कोर्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। वह है झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर से संबंधित। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में अभी तक देखिएगा पिछले साल से लेकर अभी तक पीजीटी 11-12 के जो वैकेंसी जारी कर दिया गया, एग्जाम ले लिया गया है। कुछ का रिजल्ट भी आ चुका है और कुछ का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। अगर हम बात करें तो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी जारी कर दी गई, जिसमें कि करीब 26,000 के लगभग वैकेंसी जारी हुई है। उसके भी एग्जाम जो है प्रारंभ हो चुके हैं। अब फाइनली लास्ट अब बच चुका है, क्योंकि चुनाव से पहले झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि अच्छे खास इस बार भी आपका 10 से 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें सीटें हो सकती है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक ऐसे बैचेस तो हमारे यहाँ हर महीने जो है स्टार्ट होते रहते हैं। आज यहाँ पर एक नया बैच जो इस मंथ का है स्टार्ट होगा आपका टीजीटी के लिए। आज के इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से टीजीटी का क्या सिलेबस रहने वाला है, ऐसे तो इसका हमने अलग से वीडियो भी बनाया है जिसपे हमने हर चीज़ डिस्कस किया हुआ भी है, लेकिन आज हम लोग फिर से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी को शामिल करते हुए, जिससे कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सके। तो हम पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे टीजीटी से संबंधित, और पेपर 1 स्पेसिफिक, क्योंकि पेपर 1 जो होता है सभी छात्रों के लिए कॉमन होता है, तो पेपर 1 पर बात करेंगे, इसके सिलेबस, इसके पैटर्न के बारे में, साथ ही जो टॉपिक इसमें पढ़ना है उसके बारे में। और आज आप लोग का पहला लेक्चर भी यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र अभी तक हमारे जो लाइव बैचेस हैं जिसे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अभी तक जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी डिस्काउंट चल रहा है 1000, जिसमें कि आप मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ा इस बार बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें जितने भी क्लासेस होंगे सारे के सारे लाइव क्लास हो गया, और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको क्लास नोट्स हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया। साथ ही इस बार हमने ये फैसिलिटी दिया है, बहुत सारे छात्र ये बोलते थे सर कि पीडीएफ नोट्स तो हम लोग को मिल जाता था लेकिन हमको प्रिंटेड में चाहिए। तो इस बार हम लोग क्या किए हैं कि प्रिंटेड नोट्स भी आपको इसमें दिया जाएगा, इसी फीस में, आपको अलग से फीस नहीं देना है। और ये आपका कीवर्ड के आधार पर होगा, जिससे कि जैसे देखिएगा तो मार्केट में कोई ऐसा बुक नहीं आता है जो कि टीजीटी स्पेसिफिक जो है उसके लिए बुक्स बनाकर आपको उपलब्ध कराया जाए, कोई भी पब्लिकेशन का नहीं आता है। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी छात्र इस बार तैयारी कर रहे हैं सभी को क्लास के साथ नोट्स भी आपको दिया जाए, ताकि आप उसको हैंड टू हैंड पढ़ सकें। कहीं भी जा रहे हैं तो मोबाइल अगर नहीं भी है, इंटरनेट नहीं भी है, तो आप प्रिंटेड नोट्स को पढ़ सकें, ये सुविधा रहेगी। साथ में से हम आपको फुल मॉक टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जो कि एग्जाम के पैटर्न पर होगा। जैसे कि आपका पेपर 1 में जो एग्जाम होगा 200 प्रश्नों का और पेपर 2 150 प्रश्नों का, तो उस आधार पर फुल मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जो कि इसी फीस में अगर आप क्लास लेते हैं तो आपको इसी फीस में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी, आपको अलग से नहीं देना है। ये अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी देना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र नहीं पे कर पाते हैं, तो इंस्टॉलमेंट में भी आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि फी थोड़ा हाई है, लेकिन हाँ फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटिंग चार्ज ही हम लोग का इस पर लग जाएगा। फुल मॉक टेस्ट आपको बनाया जाएगा, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी में उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसीलिए आपको ये रीजनेबल है। अगर आप सब अलग अलग भी लेते हैं तो आपको फीस से ज़्यादा पड़ जाएगा, और चीज़ें आपको यहाँ पर टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार ही आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो क्लासेस वगैरह चलेंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह मिलेंगे हमारे ऐप जो है स्वरूप लर्निंग ऐप पर। अभी इसमें जनरल पेपर के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री एंड सिविक्स हो गया, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, होम साइंस हो गया, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक आपको क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे। ज्वाइन कैसे करना है, तो ऐप डाउनलोड करके, एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके आप स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ अगर जो छात्र पेपर 1 के लिए, सिर्फ पेपर 1 के लिए क्लासेस करना चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। सिर्फ पेपर 1 का लेते हैं तो मात्र अभी आपका 3000, ऐसे 4000 का फीस है, लेकिन आपकी 3000 में आपको पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसमें भी सारे वही फैसिलिटी आपको मिलेंगे जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करना है या फिर नंबर पर। इसके अलावा भी आप हमारे यहाँ जो न्यूज जो जेट आ रहा है आपका, जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर
जेटेट आ रहा है आपका, न्यू जेटेट आ रहा है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो इसके भी बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसको भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब सेशन में हम लोग एंटर करते हैं और हर एक पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। क्लियर है सभी को? हेलो, ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीजीटी के बारे में, जेएसएससी के द्वारा ये एग्जाम लिया जाता है झारखंड में। क्वालिफिकेशन वगैरह तो आप लोगों को सब पता ही होगा। जनरली इसके लिए आपको जो चाहिए वो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और जिन्होंने बीएड किया हुआ है। बहुत सारे छात्र इससे पूछते हैं कि क्या सर इसमें सीटेट चाहिए या जेटेट चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। टीजीटी के लिए सिर्फ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम जो इसका लिया जाएगा आपका, इसमें सिंगल एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा आपका, एक ही एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि टोटल जो है 2 पेपर होंगे। 2 पेपर इसमें होंगे, एक जनरल पेपर होगा और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब जनरल पेपर में क्या क्या पढ़ना है, जो आज हम लोग यहाँ पर नया क्लास स्टार्ट किए हैं, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो इसमें 2 पेपर होगा, जैसा कि हमने बताया, इसमें सारे के सारे प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो आपका सही उत्तर है उसको आपको टिक करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग, एक अच्छा चीज है आपके लिए। मतलब कि अगर आप सही उत्तर देते हैं तो अंक आपको दिए जाएंगे। जैसे कि पेपर 1 में हर एक प्रश्न जो होता है 1 अंक का रहता है, और पेपर 2 में जो प्रश्न रहता है हर एक 2 अंक का होता है। तो आप सही उत्तर करते हैं तो ये अंक दिए जाएंगे, और अगर गलत उत्तर देते हैं या फिर उत्तर नहीं देते हैं तो ना अंक आपको दिए जाएंगे और नहीं काटे जाएंगे। मतलब कि गलत उत्तर के निगेटिव मार्किंग नहीं, प्रावधान नहीं है। क्लियर है? एग्जाम जो होगा एक ही दिन में एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, कौन कौन से पेपर हैं हिंदी और अंग्रेजी में, भाषा को छोड़कर। चूंकि इसमें देखिएगा तो बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो भाषा पेपर भी देते हैं, तो जो भाषा जिस भाषा में है उसी भाषा में रहेगा, और बाकी का जो आपका जीके होगा, मैथ, रीजनिंग होगा और अन्य जितने भी टॉपिक होंगे वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में प्रश्न नहीं रहता है। अब इसमें बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया, इसमें आपका 2 पेपर रहेगा। तो 2 पेपर में जो पहला पेपर होगा वो आपका जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अगर हम जनरल पेपर की बात करें तो टीजीटी में, जैसा कि हमने बताया, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 अब इसमें कौन कौन से पेपर हैं और क्या क्या उसमें पढ़ना है उसको हम लोग समझते हैं। पेपर 1 की बात करें तो इसमें जो टॉपिक होगा सामान्य ज्ञान प्लस जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी। जैसा कि हमने बताया पेपर 2 में जो होता है वो 200 प्रश्न होते हैं, और हर एक प्रश्न जो होता है 1 अंक का होता है। तो ये परीक्षा जो होती है वो 200 अंकों की होती है। इसमें जो 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न, ये भी निर्धारित है, सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न, और सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न आता है। अब ये सामान्य ज्ञान में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, क्या मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, कंप्यूटर, तो वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। पेपर 2 पर थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे पेपर 2 का सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है, किसी का इकोनॉमिक्स हो सकता है। पेपर 2 का सिलेक्शन जो करना होता है फॉर्म भरते वक्त ही आपको करना पड़ता है। और पेपर 2 का चयन, मतलब किस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे, ये तय कैसे होता है, तो ये तय होता है आपका जो भी आपका ग्रेजुएशन में
जिस पेपर्स में आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है उसी सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें 150 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न जो होता है वो 2 अंकों का होता है, तो 300 अंक का ये परीक्षा होती है, ये पेपर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें 2 पेपर का एग्जाम हुआ, एक 200 अंक का और एक 300 अंक का, तो रिजल्ट जो बनेगा वो कितने अंकों का बनेगा? तो जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट जो आपका तैयार होगा या फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो सिर्फ 300 अंक का, मतलब कि पेपर 2 के आधार पर होगा। आप पेपर 2 में जितना अंक लाएंगे, जैसे इस बार का कट ऑफ देखिएगा तो अलग अलग विषयों के अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि 250, मतलब कि 50% में भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, 55 में भी हुआ है कुछ सब्जेक्ट में। हमने अलग से इसका वीडियो भी एक बनाया है, यूट्यूब पर देखिएगा तो वो डिस्कस हमने किया हुआ था। इसके अलावा आप देखिएगा तो जैसे कॉमर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स, इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिएगा तो कट ऑफ जो जाता है, कट ऑफ आपका कभी कभी 70% भी, 75% भी, 80% भी चला जाता है। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर 50% भी छात्र मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जिस वजह से वो सीटें खाली रह जाती है। 2016 में ऐसा ही हुआ था। 2016 में अगर देखिएगा तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जहां पर 50% भी छात्र मार्क्स नहीं ला पाए, 300 में 150 भी नहीं ला पाए, इस वजह से वो सीट खाली रह गया। पिछला बार करीब 17,000 के लगभग, 17,000 प्लस वैकेंसी था, 17,000 के लगभग अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग संख्या थी जिलेवार, तो 17,000 के लगभग वैकेंसी था। लेकिन उसमें पता चलता है कि करीब 3 से 4,000 से ज़्यादा जो है फाइनल सारा चीज़ हो चुका है। उसका नियुक्ति तो 2024 तक चला, 2016 का 2024 तक 8 साल नियुक्ति की प्रक्रिया चली। वो कोर्ट वगैरह में केस जाने की वजह से ऐसा हुआ था। इस बार वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीधे नियम आएंगे, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम वगैरह लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी जितना होता है स्टूडेंट उतना नहीं ला पाते हैं। तो आपको उस आधार पर तैयारी नहीं करना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स हमको लाना है, सिर्फ आपको ये करना है कि आप जितना ज़्यादा मार्क्स ला सके, 70-80% जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो ये आपका पेपर 2 का रोल है, क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी पर बनेगा। तो पेपर 1 का क्या रोल है? तो पेपर 1 आपका सामान्य जो नॉलेज है, जो भाषा का, हिंदी भाषा की जो जानकारी है आपसे वो प्राप्त की जाती है। ये क्वालिफाइंग पेपर, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुट रहा है, मतलब कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 30 या 33% लाना होता है, अनिवार्य होता है, ये मैंडेटरी है पेपर 1 में। अगर 30 या 33% नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 चेक भी नहीं किया जाएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें लाना आसान होता है, जो सिलेबस दिया हुआ है अगर आप उसे कंटिन्यूटी बनाकर, जैसे बहुत सारे छात्र करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, कुछ छात्र नहीं एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी, क्योंकि झारखंड में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कब क्या होता है, कुछ भी यहाँ पर सर्टेन नहीं होता है, कब क्या होगा ये पहले से किसी को पता नहीं रहता है। कब एग्जाम का वैकेंसी आ जाएगा, कब एग्जाम हो भी जाएगा, कब एग्जाम कैंसिल भी हो जाएगा, कब रद्द हो जाएगा, ये भी पता नहीं रहता है। इसलिए बहुत सारे छात्र लापरवाही रहते हैं कि मतलब कि उसको कोई मतलब नहीं है, 10 एग्जाम की एक साथ तैयारी करते रहते हैं, पता चलता है कि नहीं किसी में तो हो ही जाएगा, और पता चलता है कि फाइनली जिसमें होना था उसमें तो हुआ ही नहीं, बाकी सब एग्जाम भी चला गया, और इस तरह से एज उनका निकलते जाता है। बहुत सारे छात्र अभी हम लोग ऐसे देखते हैं जिनका मतलब कि एज बहुत ज़्यादा, मतलब 35 से ज़्यादा हो चुका है, 36 से ज़्यादा हो चुका है, 40 से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो किसी में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। उनका एक चीज़ कहना था कि सर कि एग्ज़ाम तो सर्टेन होता ही नहीं है, लेकिन जो भी होता है एग्ज़ाम तो होता ना है, भले ही 4 साल में नियुक्ति हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 1 साल में नियुक्ति हो, चाहे 6 महीने में हो, लेकिन झारखंड सरकार नियुक्ति तो देती ही है ना। और ये नियुक्ति तभी आप प्राप्त करेंगे जब तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे ही नहीं, सिर्फ सोचते रहेंगे वैकेंसी आएगी तो ये होगा, कोर्ट में केस जाएगा तो वहाँ ये होगा, तो आंदोलन होगा, लेकिन जो भी हो
चाहे कोर्ट में जाता है तो कोर्ट चीज़ें को चेंज करके जो स्थिर बनाती है और अच्छे नियम बनाती है, लेकिन पूरा नियुक्ति को तो रद्द नहीं करती है। फाइनली उसी आधार पर जो कोर्ट में जो बदलाव किया गया उसके आधार पर नियुक्ति होती है, जैसा कि 2016 की नियुक्ति में हुआ। अब सोचिए 2016 में जो छात्र अच्छे से तैयारी नहीं किया, वो बोलता रह गया कि नहीं 2016 में एग्जाम नहीं होगा तो ये होगा, तो पेचीदा है, तो 13-11 के आधार पर जिलों को बांट दिया गया, रिजर्वेशन ऐसा किया गया तो रद्द हो जाएगा। बिल्कुल वो रद्द हुआ, वो नियम रद्द हुआ, लेकिन एग्जाम तो रद्द नहीं हुआ। जिन्होंने तैयारी किया सिलेक्शन ले लिए, और जिन्होंने तैयारी नहीं किया यहाँ तक कि सीटें खाली रह गए, और स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि नहीं सर की वैकेंसी नहीं आ रही है, मेरा नियुक्ति नहीं हो रहा है, सीटें तो उस समय की खाली रह गई। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, तैयारी अभी से करते रहना है। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, पैसेंस सबसे ज़्यादा रखना होगा, धैर्य, क्योंकि कब नियुक्ति होती है, कब क्या होता है, कब एग्जाम हो जाएगा, कब एडमिट कार्ड आ जाएगा, पता नहीं रहता है। कब एग्जाम, कल एग्जाम होने वाला, आज कैंसिल भी होता है, ऐसी भी परिस्थिति होती है, कोर्ट अगर बोल दिया तो ऐसी तो भी आपको धैर्य रखकर अपनी तैयारी रखना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आज हम आपको ये बताएं सारा क्लासेस वगैरह लिए, आपने तो पढ़ा आज अच्छे से, कल छोड़ दिए, क्लास कर लेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी हमेशा आपकी रहनी चाहिए। तो पहला आपको पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है। दूसरा आपका कंटिन्यूटी बनाए रखना है, निरंतरता। इसके अलावा तीसरा जो है हार्ड वर्क करना है आपको। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा आधा घंटा पढ़ लिए मेरा हो गया। सिलेबस भी तो आपको देखना है। पेपर 1 में इतने सारे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके के इतने सारे टॉपिक हैं, हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सिलेबस ज़्यादा है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो सभी टॉपिक को हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा अगर हिंदी अच्छा है तो हिंदी पढ़ के छोड़ देंगे, जीके में हिस्ट्री नहीं समझ में आता है तो मैथ नहीं समझ में आता है तो छोड़ देंगे। जो भी टॉपिक है भले ही आप उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, जितना चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें डेप्थ में जाना भी नहीं होता है, जो चीज़ें होती है जनरल टॉपिक पढ़ने होते हैं। इतिहास ही पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से राजवंश थे, उनके बारे में पढ़ लिए, उनके बारे में शॉर्ट में जान लिए, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर आए तो आप आसानी से उत्तर दे सके। झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो झारखंड के बारे में, झारखंड के वन क्षेत्र के बारे में, झारखंड के जो मुख्यमंत्री या फिर जो अपडेट वगैरह उनके बारे में, खनिज वगैरह के बारे में, झारखंड के इतिहास के बारे में, तो इतना कम से कम तो पता होना चाहिए। तो डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हाँ जनरल टॉपिक को समझते हुए रहना है। तो हर चीज़ को पढ़ना है, ये हार्डवर्क आपको, और सही समय भी देना है हर एक पेपर को, और स्मार्ट तरीके से भी करना है। ऐसा नहीं कि बुक उठा लिए पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे ही करते हैं। जैसे कि उनको पता चल गया कि नहीं हमको कोई टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इतिहास, तो मार्केट में गए इतिहास का बुक उठा लिए, एंशिएंट का बुक ले लिए अलग, मिडिवल का अलग बुक ले लिए, और ये बड़े बड़े अथर के, नहीं इससे अच्छा तो बुक मार्केट में है ही नहीं, पूरे इंडिया में सबसे अच्छा बुक यही है। तो क्या उस आधार पर हमें तैयारी करनी है? तो बिल्कुल नहीं। स्मार्ट तरीका ये होता है, आप पढ़ रहे हैं, इतिहास ही पढ़ रहे हैं, एंशिएंट ही पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में आप बीएसटी ही पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही रैंडम नहीं पढ़ रहे हैं। जो आपका सिलेबस है उसको भी प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस के आधार पर ही एग्जाम, सिलेबस जारी आखिर आयोग क्यों करती है? ताकि इसलिए जारी करती है ताकि आप उसके आधार पर अच्छे से तैयारी कर सकें, और उसको आधार बनाकर ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं वो तो सिलेबस में है ही नहीं, हम उसको अच्छे खासे समय दे रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वो सिलेबस में तो है ही नहीं। अगर सिलेबस में नहीं है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो टॉपिक सिलेबस में है उसको हम लोग उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, तो ये आप हार्ड वर्क करते हुए भी एग्जाम में पता चलता है कि डिस्क्वालीफाई कर गए, अच्छे मार्क प्राप्त नहीं हुए, 2-3 अंक खातिर रह गए। देखिएगा तो अल्टीमेट जो होता है 2-3 प्रश्नों का ही अंतर होता है। पता चलता है कि जितना कट ऑफ गया उससे 2-3 प्रश्न मेरा गलत हो गया, 2-4 मार्क्स के लिए हम रह गए। तो आपको अभी से ही कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके हम दूसरे छात्र के मुकाबले, या फिर जितना है हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करें। ये चीज़ें शुरू से ही रखना है। तो हार्डवर्क भी करना है स्मार्ट तरीके से, और ये 3 चीज़ें आप अगर रख के चलते हैं, आपका एग्जाम देखिएगा 100% निकलेगा। वैकेंसी भी बहुत सारी आती रहती है, जैसे कि अभी 3 वैकेंसी निश्चित हैं,
एक आपका न्यूज जेटेट, टीजीटी, और एक जेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिनका पीजी है सिर्फ वही भर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन प्लस जिनका बीएड है वो भर सकते हैं। इसमें जेटेट 1 to 5 के लिए जो डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, वो भर सकते हैं। और 6 to 8 के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह किया हुआ है या डीएलएड वगैरह किया हुआ है वो भर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्र देखते हैं कि नहीं सर कि मेरा 1 to 5 में भी भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक ही पैरेलल में तैयारी किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में है तो इसका वैकेंसी आने वाला है तो इसको हम छोड़ दिए। हो सकता है यही चीज़ हुआ था सहायक आचार्य का, देखिएगा, और लैब असिस्टेंट का होगा, फिर पीजीटी का एक ही साथ वैकेंसी झारखंड में जारी कर दी। झारखंड में ऐसी स्थिति बनती है ना, एक ही साथ आ रहा है वैकेंसी तो सभी आ जाएगी, और नहीं आ रहा है तो कोई भी वैकेंसी नहीं रहता है। तो आपको एक ही पैरेलल में टाइम बनाकर, टाइम को बांधकर जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। और ये तैयारी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं, भले ही आपको हो सकता है कि इतिहास में इसमें कुछ और टॉपिक पढ़ना है, उसमें कुछ और टॉपिक पढ़ना है, लेकिन एक साथ उसको इतिहास ही पढ़ना है ना हम लोग को, तो उसको एक हम लोग वे में या सिलेबस बना मतलब के आधार बनाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। तैयारी मतलब दोनों की जा सकती है। ये चीज़ें आपको शुरू से ध्यान में रख के चलना है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, कैसे आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए कोई देखिएगा, मार्केट में बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर की बुक वगैरह, तो मार्केट में टीजीटी के सिलेबस के अनुसार अगर पूछिएगा कि नहीं जो सिलेबस है इसका, उसके अनुसार अगर हम आपको बताइए कि नहीं सर कि इसका टीजीटी के अनुसार इसका हमको बताइए कि इसका कब तक मतलब कि कौन सा बुक हमारे लिए सही रहेगा, तो कोई भी बुक नहीं आता है। क्लासेस जो हो रहे हैं यहाँ पर उसी को आधार बनाकर सिलेबस के अनुसार आपको हम उपलब्ध कराएंगे, उसी को आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, जैसे कि आपका यूथ पब्लिकेशन का आता है घटना चक्र, झारखंड में नहीं आता है लेकिन दूसरे स्टेट का आता है, यूथ पब्लिकेशन का, घटना चक्र का, तो वो सब आप बुक्स ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी करके आता है उसमें। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि सिलेबस में मेरा जो है वही प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अब पता चल रहा है कि यूथ पब्लिकेशन का एक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व हो ही नहीं रहा और उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि वो सिलेबस में मेरा है, हम पढ़े ही नहीं तो उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग रेफरेंस देते हैं। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर कि चलिए बुक तो नहीं आता है, हम बुक्स नहीं ले सकते हैं, जनरल बुक लेना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक आता है तो नहीं आता है वो भी, लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ये सारे बुक ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन का टीजीटी पीजीटी करके एमसीक्यूज का 8000 से 10,000 के लगभग प्रश्न एक बुक में रहता है। अब पता चलता है कि छात्र सॉल्व कर रहा है, सॉल्व हो ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पता चलता है कि वो टॉपिक तो आपने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था। क्लियर है? वो चीज़ें भी आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है, उसके अनुसार ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। पेपर 2 के लिए अब यहाँ पर जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर इसका टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, तो चूंकि सबका अपना अपना टॉपिक होता है, किसी का इकोनॉमिक्स होगा आप में, किसी का कॉमर्स होगा, किसी का केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, किसी का हिस्ट्री सिविक्स होगा, तो किसी का अन्य विषय होगा, तो उसके अनुसार उसका अपना क्लासेस अलग से चल रहा है, जिसका अपना अलग अलग टाइमिंग है। कुछ के बैचेस जो हैं, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट तो स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ का स्टार्ट होना बाकी है, तो आपका कंटिन्यूअस अपने टाइम के अनुसार चलेगा। पेपर 1 का हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेपर 1 का अब हम लोग मेन टॉपिक में चलते हैं कि जो सामान्य ज्ञान हम जो सामान्य हिंदी में जो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। अगर हम बात करें जो प्रश्न पत्र पेपर 1 है, इसमें 2 पार्ट हो गए, एक सामान्य ज्ञान हो गया और एक सामान्य हिंदी। हिंदी का जानकारी, हिंदी में क्या पूछा जाता है, तो सामान्य हिंदी में पूछा जाएगा आपका अनुच्छेद और व्याकरण। जो हिंदी अनुच्छेद है, जैसे पैसेज रहेगा पूरा, किसी भी घटना पर हो सकता है, राजनीति पर हो सकता है, आर्थिक घटना कर, या फिर कोई गांव के बारे में हो सकता है, कोई नेता के बारे में हो सकता है, कोई जो किसी भी घटना पर आधारित हो सकता है, उसको पूरा पढ़ना होता है, लास्ट में प्रश्न दिया रहता है, सॉल्व करना होता है।
ये हो गया आपका अनुच्छेद 35। फिर इसमें कुछ ग्रामर पोर्शन होता है, जैसे हिंदी ग्रामर में आपका जो पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, जो वचन वगैरह है, संज्ञा, सर्वनाम, संधि विच्छेद वगैरह, तो इन सभी टॉपिक से जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी बांटा हुआ है, इसमें अनुच्छेद से मतलब पैसेज जो होगा उससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें बढ़ जाने से ही चीजें हमारे लिए सहूलियत होती है। तो यहाँ पर भी क्लियर है कि पैसेज, और इसमें आपको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना है। पैसेज का तैयारी नहीं होता है, पैसेज का प्रैक्टिस होता है। पैसेज में कोई रूल नहीं है कि इसको इसी तरह से सोल्व करना है। जैसे व्याकरण में तो हमें पढ़ना पड़ता है, रूल्स क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये सारे पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन पैसेज में तो कोई रूल नहीं है, तो आपको अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा आप पैसेज, जैसे कि एग्जाम से पहले 15 से 20 पैसेज भी अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि इसको लास्ट में कीजिएगा। एग्जाम अगर आने लगता है तो उसके 1-2 महीना पहले प्रारंभ कर लीजिए पैसेज को प्रैक्टिस करना। अगर आप हफ्ता में भी एक ही पैसेज, अगर हर एक संडे को टाइम बना लीजिए कि हर एक संडे को हम एक पैसेज सॉल्व करेंगे। पैसेज आप कहाँ से मिलेगा, तो कोई भी आप बुक्स वगैरह ले लीजिएगा, हिंदी का बुक ले लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ऐसे तो हमारे यहाँ आपको प्रैक्टिस कराया ही जाएगा, आपको नोट्स दिया ही जाएगा। इसके अलावा एडिशनल आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हर एक वीक में एक टारगेट बना लीजिए। आपको हम लोग ये चीज़ें देते भी हैं क्लास में। अभी क्लास आपका कंटिन्यू हो गया तो आपको इस बैच में मिलता रहेगा। पहले वाले बैचेस में ये सारी चीज़ें दी गई थी। व्याकरण में तो आपको जो चीज़ें हैं उसके बारे में टीचर्स आपको बताएंगे और उसके आधार पर आपको चीज़ों को याद रखना है और उसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है। तो 100 प्रश्न में बहुत सारे छात्र तो यहाँ पर 80-90 ला लेते हैं मार्क्स वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत आसान है। लेकिन इस पर इतना ज़्यादा भी मेहनत नहीं करना है कि आपका पेपर 2 अफेक्ट करे। पढ़ने में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कम चीज़ें पढ़कर ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हिंदी व्याकरण और हिंदी अनुच्छेद से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इतना मार्क्स हम लाके क्या करेंगे? इसमें हम अतिरिक्त जो समय दे रहे हैं वो अतिरिक्त समय हम पेपर 2 पर देंगे, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट मेरा पेपर 2 के आधार पर बनेगा। इसमें हम लोग को कोशिश करना है कि अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। इतना भी कोशिश नहीं करना है कि इसको हम इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि पेपर 2 मेरा इग्नोर हो रहा है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा टाइम देंगे हमारे लिए उतना किफ़ायती नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। पेपर 2 में हम जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? लेकिन इसको छोड़ना नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना है, समय देना है जितना जरूरी है उतना ही। 1 घंटे टाइम मान लीजिए। अब आते हैं सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान, इससे भी 100 प्रश्न रहेगा। तो सामान्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि जो आपके आसपास घटनाएं हैं, घट रही है, जो भारत का इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, हमारा संविधान है, आर्थिक घटनाक्रम है, भारत का जो भूगोल है, कंप्यूटर के बारे में तो कुछ मैथ का लॉजिक, फिर मैथ रीजनिंग का टॉपिक, कुछ कंप्यूटर वगैरह, तो ये सब का जानकारी आपको होना चाहिए। वही हम लोग सामान्य ज्ञान में पढ़ते हैं, जो कि 100 प्रश्न 100 अंकों का आएगा। तो सामान्य ज्ञान में मुख्य रूप से कौन कौन टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं? तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है वह है सामान्य अध्ययन। मतलब कि जो पेपर 1 हो गया आपका, तो आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, पेपर 1 जो हो गया ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक हो गया आपका सामान्य ज्ञान और एक सामान्य हिंदी। ये 100 प्रश्न यहां पर और ये 100 प्रश्न यहां पर। सामान्य हिंदी भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक अनुच्छेद, सामान्य हिंदी अनुच्छेद, और एक आपका व्याकरण। व्याकरण से 50 प्रश्न रहेगा और अनुच्छेद से 50 प्रश्न, ये आपका हिंदी के पोर्शन में। सामान्य ज्ञान जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, ये कहां से? तो सबसे पहला इसमें आ जाता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में इसमें क्या किया जाता है? इतिहास इसमें आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा इसमें, अर्थशास्त्र, मुख्य रूप से इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी। फिर इसमें आपका संविधान आ जाएगा और फिर इसमें करंट अफेयर्स भी आपका आ जाता है।
तो ये 5 टॉपिक सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो ये पहला टॉपिक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। दूसरा इसमें आ जाता है आपका झारखंड जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान, जिससे कि अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो तीसरा टॉपिक आ जाता है इसमें, वह है आपका सामान्य विज्ञान। वही आपका इसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी, ये 3 टॉपिक रहते हैं। फिर इसमें आ जाता है आपका, वह है आपका जनरल मैथ्स। जनरल मैथ में वही आपका जो बीजगणित है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, उन सभी को पढ़ना होता है। 5वां जो इसमें आ जाता है आपका रीजनिंग, और जो 6ठा इसमें आ जाता है वह आपका कंप्यूटर। ये 6 टॉपिक जो है इसमें, यही 6 टॉपिक को मिलाकर ये 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल, इसमें भी जो टॉपिक पढ़ना है ये एनसीईआरटी, जैसे कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप क्लास 10th तक का जो माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इतिहास में क्लास 10 तक का, मतलब कि सामान्य, जैसे इतिहास में प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, इसके अलावा आपका आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में आपको जानकारी है। भूगोल में आपका वही आपका भारत का भूगोल स्पेसिफिक, और जो फिजिकल जो भूगोल ज्योग्राफी हो गया उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अर्थशास्त्र में वही आपका स्पेसिफिक इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भारत में नियोजन वगैरह हो गया, नीति आयोग वगैरह के बारे में, इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली के बारे में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, खनिज के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। संविधान में वही आपका मुख्य रूप से जो संविधान है जिसमें प्रमुख कुछ अनुच्छेद हैं, प्रस्तावना से लेकर आपका जो प्रमुख अनुच्छेद वगैरह है, संघ के बारे में, उन सभी के बारे में, न्यायपालिका वगैरह, विधायिका वगैरह, इन सब के बारे में। झारखंड जीके में वही झारखंड का इतिहास वगैरह हो गया आपका, झारखंड का भूगोल, झारखंड के जनजाति, इन सब के टॉपिक शामिल हैं। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मुख्य जो टॉपिक वो आते हैं। जनरल मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर में बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वही आपको पढ़ने होते हैं। क्लियर है? बहुत सारे छात्र इसके रेफरेंसेस पूछते हैं। ऐसे तो आपको यहाँ पर क्लासेस चल रहा है, क्लास के साथ आपको हर चीज़ दिए जाएंगे। इसमें पहले, सबसे पहले आपका तो क्लास होगा, यहाँ पर लाइव क्लास होगा, क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से मिलेंगे। तो क्लास में आपको लाइव होगा, अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो हर एक क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर जो हमें क्लासेस मिलेगा इसकी वैलिडिटी क्या रहती है। जैसे कि लाइव क्लासेस की अपनी, लाइव क्लासेस जो चलेगा 4 महीने या 5 महीने या एग्जाम तक चलता है, मतलब एग्जाम अगर जल्दी है तो, अगर एग्जाम जल्दी नहीं हो रहा है तो मतलब 3 से 4 महीने पेपर 1 का चलता है आपका, 3 से 4 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। अगर एग्जाम पहले हुआ तो एग्जाम के अकॉर्डिंग कराया जाता है। लेकिन इसकी वैलिडिटी, मान लीजिए रिकॉर्डिंग क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस की वैलिडिटी कब तक रहेगी? तो ऐसे तो देखिएगा तो साल भर रहता है, 1 ईयर का। लेकिन आपको पता है कि झारखंड में कुछ भी होता है, पता चलता है कि 1 ईयर के बाद भी एग्जाम हो रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि इसकी वैलिडिटी आपको एक्सटेंड करके एग्जाम तक आपको उपलब्ध कराया जाता है। कि मान लीजिए आपका वो 1 साल में नहीं हुआ, बहुत सारे छात्रों का ये कंप्लेन रहता है, झारखंड में ये चीज़ें होती है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको जो ये फैसिलिटी मिले एग्जाम तक मिले। इसीलिए प्रिंटेड नोट्स वगैरह भी, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, अगर आप जो मटेरियल है प्रिंट करवाना भी चाहते हैं तो हम लोग ये दे देते हैं ताकि आप उसको घर में पढ़ते रहें। क्लियर है? लाइव क्लासों का, हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसके बाद आपको तुरंत पीडीएफ मिलेगा जो भी क्लासेस लिया गया। जैसे कि आप मान लीजिए झारखंड जी के यहाँ पर पेपर 1 का स्टार्ट किया जाता है आज से, तो क्लास होगा तो इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास के बाद या फिर पहले भी हो सकता है अपलोड हो। पीडीएफ मिलने के बाद जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे कि हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे हैं, झारखंड जीके का पहला टॉपिक हमने पढ़ा झारखंड का इतिहास और झारखंड के बेसिक्स, तो उस पर आपका टेस्ट होता है, तो आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा। ये लाइव टेस्ट होता है, इसे आपको खुद देना होता है, जो आपका स्कोर है वो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद अगर इसमें डिस्कशन का जरूरत पड़ते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई डाउट है प्रश्न में तो आप वो चीज़ें पूछ सकते हैं।
फिर इसके बाद जितने भी टॉपिक टेस्ट इसमें दोबारा होता है, टेस्ट पूरा कंप्लीट टॉपिक होने पर, जैसे कि झारखंड जी के पूरा कंप्लीट हो गया तो उस पर 100 प्रश्न का, 200 प्रश्न का, मतलब रैंडम जितना भी प्रश्न की संख्या हो सकती है उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। उसी तरह हर एक टॉपिक में ये किया जाएगा, और ये पूरा जब 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर टेस्ट होगा एग्जाम के आधार पर, जैसे कि 200 प्रश्न का टेस्ट होगा। हिंदी इधर कंप्लीट हो गया तो हिंदी का अलग से होगा, जिससे कि आप एग्जाम में पहले से ही संपूर्ण रूप से तैयार हो सके। जो प्रैक्टिस करना है अभी से ही चलता रहे। क्लियर है? आज हम लोग अब यहाँ पर जितने भी सारा चीज था डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो है झारखंड जीके से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बाकी धीरे धीरे एक साथ, मतलब कि जी सामान्य ज्ञान में एक साथ हम लोग एक टॉपिक या 2 टॉपिक लेके चलते हैं, फिर आपका सामान्य हिंदी आपका होगा कंप्लीट होगा, बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो आपका चल ही रहा है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब का सिलेबस का पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, शॉर्ट में आप कुछ लिख लिए ही होंगे, बाकी डिटेल में भी सारा चीज़ आपके पास रहेगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर अगर अभी जेटेट आ जाता है, जैसे अभी जेटेट का संभावना है कि आ सकता है अगले वीक तक या फिर इस महीने के लास्ट तक, तो उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप ध्यान में रखें। क्लियर है? हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके से स्टार्ट करने वाले हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान, जिस तरह से अभी आपने पूरा सिलेबस देखा, आप झारखंड सामान्य ज्ञान में भी क्या क्या पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। झारखंड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, झारखंड जीके के बारे में, तो झारखंड जीके में तो झारखंड के बारे में हमें पता होना चाहिए बेसिक्स, जैसे झारखंड राज्य कब बना, झारखंड राज्य में जिले कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है, मुख्य खासकर विधायिका के बारे में, न्यायिका पालिका के बारे में, फिर आपका जो इससे संबंधित अन्य टर्म वगैरह हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जिलों के बारे में जो अन्य जानकारी वगैरह है, इसके बाद फिर हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड के इतिहास में भी झारखंड का जो प्राचीन इतिहास है, झारखंड राज्य की जो प्राचीन जो जानकारी है उनके बारे में, उसके बाद झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, क्या स्थिति थी झारखंड की उस समय, फिर झारखंड का आधुनिक इतिहास, और इसमें फिर लास्ट में आज़ादी के बाद देखिएगा तो झारखंड राज्य निर्माण के लिए भी संघर्ष किया गया, जिसके आधार पर झारखंड राज्य 2000 में निर्माण हुआ था। तो झारखंड राज्य के लिए जो आंदोलन किया गया, इसमें किन का सहयोग रहा, कब कब क्या आंदोलन हुआ, किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ, इसमें चौथा कड़ी भी जोड़ा जाता है इतिहास सेक्शन में। फिर उसके बाद झारखंड का भूगोल और पर्यावरण, झारखंड देखिएगा तो वन विविधताओं से भरा हुआ है। झारखंड का पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 29.64% जो है वन क्षेत्र है। तो इन वनों के बारे में, वन के प्रकार के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। भूगोल में आपका वही आपका जितने भी अन्य टॉपिक है, जलप्रपात वगैरह हो गया, खनिज क्षेत्र वगैरह हो गया, इसके अलावा गर्भ जलकुंड हो गया, और भी जितने भी विविध टॉपिक है, पाठ क्षेत्र वगैरह हो गया, भौगोलिक संरचना हो गया, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। राज्य व्यवस्था में वही आपका जितना भी आपका जो संविधान के 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनके आधार पर पूरे टॉपिक को समझते हैं।
इसके बाद फिर झारखंड की जो क्लास, झारखंड देखिएगा विभिन्न जो जनजातीय क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न त्यौहार, पर्व त्यौहार वगैरह, तो इसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ भी निवास करती हैं, उनके अपने त्यौहार हैं, पर्व हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है। झारखंड में करीब अभी 32 जनजाति है, जिसमें कि 8 आदिम जनजाति है, उनके बारे में। फिर झारखंड की अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से इसमें जो भूगोल और अर्थव्यवस्था एक साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है, इसके अलावा पर्यटन, हमारे यहाँ खनिज क्षेत्र है जो है। झारखंड में जो खनिज है, पूरे भारत का करीब झारखंड जो है 35 से 40% जो खनिज उपलब्ध कराता है। ऐसे झारखंड को गरीब देश, मतलब गरीब राज्य बोला जाता है, लेकिन अपने आप में बहुत ही समृद्ध है खनिज के मामले में। वही अर्थव्यवस्था और उद्योग वगैरह की क्या स्थिति है। झारखंड में जो बैंकिंग क्षेत्र है, मतलब सर्विस सेक्टर है, जो जिसका कोर है, झारखंड में भी देखिएगा तो झारखंड के जीएसडीपी में झारखंड का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राज्य का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपका, वो कितना है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसका ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है, फिर उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है, सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। फिर झारखंड से कुछ विविध टॉपिक और करंट अफेयर्स, जैसे कि झारखंड में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, झारखंड राज्य का निर्माण, पहले मुख्यमंत्री, पहले गवर्नर कौन थे, इन सब के बारे में। झारखंड में जो संसदीय क्षेत्र हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, झारखंड का विधानसभा क्षेत्र है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पुरस्कार वगैरह, जैसे झारखंड में सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, तो उन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, जो विविध टॉपिक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। शिक्षा हो गया, खेलकूद हो गया आपका, फिर पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्थल, आकांक्षी जिले, बजट वगैरह जो जारी होता है उनके बारे में, बजट का जो वैल्यू है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ डाटा वगैरह जारी होता है जो एग्जाम के लिए उपयोगी है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये सारे मेन टॉपिक के रूप में है जो झारखंड जीके में हम लोग इसमें पढ़ना है। और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं इन डेप्थ में चले जाएंगे, जैसे जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो उस तरह से नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम है, मान लीजिए 100 प्रश्न है सामान्य जीके से, सामान्य ज्ञान से आएगा, झारखंड जीके से कितना आएगा, टोटल 6 टॉपिक है इसमें आपका। झारखंड जीके तो अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन 6 टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न झारखंड से, क्योंकि झारखंड का एग्जाम में तो झारखंड से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम झारखंड से ही टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 प्रश्न है तो 10 से 15 मान के चलिए कि आपका, या 20 तक भी जा सकता है प्रश्न, 15 से 10 से। जैसे कि हम 2016 का पेपर आपके साथ चर्चा करेंगे, जो 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें देखिएगा तो अच्छे खासे प्रश्न तो झारखंड से पूछे गए थे। तो मान के चलिए कम से कम 10 से 15 प्रश्न, ये मैक्सिमम 20 तक भी जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि और भी टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं। बाकी सब टॉपिक का रेंज रहता है 10-15, जैसे कंप्यूटर का हो गया 5 से 10 प्रश्न हो गया, फिर उसी तरह आपका सामान्य ज्ञान हो गया, उसमें 3 टॉपिक आते हैं तो उसमें भी 10 प्रश्न रख सकते हैं। फिर जीएस हो गया, जीएस में तो अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उससे भी 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न, जैसे हिस्ट्री से 4-5 प्रश्न आ सकता है, 5-6 प्रश्न आ सकता है। फिर उसी तरह भूगोल से, संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब मिला के ओवरऑल आपका इसी तरह से रेंज रहता है आपका, लेकिन झारखंड जीके से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत मतलब कि हेल्पफुल हो जाता है, और सब्जेक्ट भी क्योंकि ये हर जगह तैयारी करते रहते हैं तो आसानी से समझ में आता भी है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर झारखंड के एक परिचय से स्टार्ट करते हैं और झारखंड के बारे में समझते हैं। यहाँ तक कि नहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।
ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो झारखंड के बारे में अगर हम बात करें, झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को यह स्थापित हुआ था। अगर भारत के संदर्भ में देखिएगा तो झारखंड जो है उत्तर पूर्वी राज्य में है। आपको मैप में पता होगा, जो ऊपर का मैप में अगर हम लोग देखते हैं तो ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट होता है और आपका ये वेस्ट होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड किस दिशा में या फिर भारत के संदर्भ में किस दिशा में पड़ता है, तो ये देखिएगा आपका ये नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको शामिल किया जाता है। क्लियर है? अगर हम बात करें तो झारखंड का जो निर्माण हुआ है, देखिए विभिन्न चट्टानों या फिर विभिन्न घटनाओं, जो भौगोलिक घटनाओं के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए देखिएगा तो झारखंड में, क्योंकि झारखंड एक वन क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह अधिक मिलते हैं और इसका निर्माण जो हुआ है विभिन्न कालखंडों में हुआ है। और माना जाता है कि विश्व अभी जो रिसर्च हुए हैं कुछ दिन पहले का, अगर न्यूज़पेपर आप देखिएगा तो झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र ही पहला विश्व का मतलब पृथ्वी का पहला ये अस्थल क्षेत्र था जो समुद्र से बाहर निकला था। तो इसकी अपनी एक भौगोलिक बहुत सारे घटनाएं घटी है जिसके आधार पर इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड में जो मुख्य अभी अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिएगा किसी क्षेत्र का वही वर्तमान में क्या अर्थव्यवस्था का क्या आधार है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। झारखंड की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार अभी भी कृषि ही है। मतलब कि जैसे देखिएगा झारखंड में आय का प्रमुख स्रोत जो है वो टर्शियरी सेक्टर है। सेवा क्षेत्र से राज्य को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, उसके बाद उद्योग है और उसके बाद जो कृषि है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार जो लोगों को मिला हुआ है वो कृषि क्षेत्र में। अभी भी हमारे राज्य की, झारखंड राज्य की अधिकतर जनसंख्या, आधे से अधिक जनसंख्या जो है 1/3 से ज़्यादा वो कृषि क्षेत्र में ही कार्यों में ही लगा हुआ है। अब बोलिएगा सर कि जहाँ से सबसे कम इनकम है वहीं पर लोग काम क्यों कर रहे हैं? जीवन जीने के लिए। भले ही झारखंड का आर्थिक क्षेत्र का जो आधार है वो कृषि है, लेकिन कृषि में क्यों लगे हुए हैं लोग? क्योंकि जीने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा, कहीं और से आय प्राप्त नहीं हो रही है। तो कृषि लोग करते हैं ताकि जीवित रह सके, कृषि करके अपना पेट भरते हैं और उसमें से कुछ बचता है वो बाजार में जाकर बेचते हैं, क्योंकि अन्य साधन खरीदने के लिए उपयोगी हो जाता है। अब इसी पर हम लोग आगे एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अब जो झारखंड को देखिएगा तो इसी मैप में अगर आप देखिएगा तो झारखंड जो है समुद्री स्थल से स्पर्श नहीं करता है। समुद्र स्थल से सबसे जो नजदीक का जो क्षेत्र है वह है सिंहभूम क्षेत्र। झारखंड चारों ओर से विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें अगर देखिएगा तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में देखिएगा तो ये यूपी और छत्तीसगढ़ है, और पूरब में देखिएगा तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। मतलब कि झारखंड 5 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। यूपी से भी स्पर्श करता है, आगे हम लोग देखेंगे। झारखंड का एकमात्र जो जिला है, आप देखिए यहाँ पर यूपी से स्पर्श हो रहा है। झारखंड का एकमात्र जिला जो है गढ़वा जिला, झारखंड के वर्तमान में देखिएगा तो 24 जिले हैं, तो जो गढ़वा जिला है वो यूपी से मात्र स्पर्श करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। झारखंड को जो 5 राज्य स्पर्श करता है, नोट्स में तो ऐसे मिलेगा ही आपको, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखिएगा तो मैप से ही बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, आप यहाँ पर उस चीज को समझिए। अब यहाँ पर देखते हैं झारखंड में जैसा कि हमने बताया 24 जिले हैं जो कि 5 प्रमंडल में बटे हुए हैं। ये आपका संथाल परगना प्रमंडल हो गया, इधर आपका कोल्हान प्रमंडल, ये हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर, ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, तो ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, ये उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, और ये आपका पलामू प्रमंडल हो गया। तो ये पूरे 5 प्रमंडल में बटा हुआ है।
क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहां पर देखिएगा तो जैसा कि हमने बताया कि झारखंड में जो 24 जिले हैं अलग अलग राज्यों से स्पर्श करते हैं। झारखंड जो है 5 अन्य राज्यों से स्पर्श करता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि झारखंड के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, तो बहुत सारे जिले जो हैं दूसरे राज्य को स्पर्श कर रहे होंगे। जैसे झारखंड राज्य 5 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, तो कौन सा जिला किस राज्य को स्पर्श कर रहा है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए बिहार राज्य इधर उत्तर साइड में है। देखिए बिहार जो यहाँ पर आपका इंड हो रहा है, इधर यूपी है, तो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो गढ़वा जिला जो है, पहला गढ़वा जिला जो है बिहार को स्पर्श कर रहा है। इधर देखिएगा तो ये पलामू जिला जो है बिहार को स्पर्श हो रहा है। तीसरा चतरा जिला जो है, चौथा यहाँ पर हजारीबाग देखिएगा, ये आपका कोडरमा 5वां हो गया। छठा गिरिडीह भी ये बिहार को स्पर्श कर रहा है। 7वां देवघर भी स्पर्श कर रहा है। दुमका भी यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है बिहार को। गोड्डा भी यहाँ पर देखिएगा स्पर्श कर रहा है, और इधर यहाँ पर देखिएगा खत्म हो रहा है। बिहार यहाँ पर इंड कर रहा है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है। तो साहेबगंज मतलब कि 9 और 1 10 जिले जो हैं वो बिहार को स्पर्श कर रहे हैं, झारखंड के 10 जिले। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए, झारखंड के 10 जिले। अब कौन कौन से जिले हैं ये कम चांस होगा कि पूछा जाएगा। 10 जिले जो है झारखंड के वो बिहार को स्पर्श करते हैं। अब उसी तरह पश्चिम बंगाल से भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं, तो इसका भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पश्चिम बंगाल, तो साहेबगंज जिला जो है, मतलब साहेबगंज बिहार को भी स्पर्श करता है और वेस्ट बंगाल को भी। फिर दूसरा यहाँ पाकुड़ देखिएगा, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, 5वां धनबाद, छठा बोकारो, 7वां जामगढ़। रामगढ़ भी स्पर्श करता है, यहाँ छोटा सा देखिए। फिर 8वां रांची, 9वां सरायकेला खरसावां, और 10वां जो है ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर देखिएगा तो खत्म हो जाता है पश्चिम बंगाल, इधर आपका उड़ीसा आ जाता है। तो मतलब कि पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले जो हैं, झारखंड के 10 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं। अब आते हैं उड़ीसा तरफ, तो उड़ीसा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो पूर्वी सिंहभूम देखिए उड़ीसा से भी स्पर्श करता है, तो पहला, दूसरा सरायकेला खरसावां, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, और चौथा जो है यहाँ पर सिमडेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो इधर आपका छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाता है। तो मतलब कि उड़ीसा से 4 जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, 4 जिले स्पर्श करते हैं झारखंड के। अब छत्तीसगढ़ से देखते हैं तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। तो छत्तीसगढ़ से 4 जिले जो है स्पर्श कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले हैं। और यूपी, उत्तर प्रदेश से मात्र 1 जिला, गढ़वा जिला, जो अभी हम बताए थे। तो सारा चीज क्लियर हो गया। झारखंड से 5 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और यूपी है। झारखंड के 24 में से 10 जिले जो हैं बिहार के स्पर्श करते हैं, 10 जिले जो हैं वेस्ट बंगाल से, 4 जिले उड़ीसा से, 4 जिले छत्तीसगढ़ से और 1 जिला जो है यूपी से। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी सीधे, इसको ध्यान रखना है। ये रटने वाला चीज भी है, मतलब है भी और नहीं भी है, मैप से तो तुरंत पता चल जा रहा है। तो एग्जाम में तो मैप लेके आप नहीं बैठिएगा, तो वो चीजें याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अब इसमें क्या कोई ऐसा जिला भी है जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता हो? जैसे 24 जिला यहाँ पर है झारखंड का, तो देखिए हमने कुछ जिले जो है 1 से अधिक राज्य को, जैसे देखिएगा तो गढ़वा जिला यूपी को भी स्पर्श करता है, बिहार को भी और छत्तीसगढ़ को भी। तो क्या कोई ऐसा जिला है झारखंड का जो किसी दूसरे अन्य राज्य को स्पर्श करता ही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं जिले, और वैसे 2 जिले हैं। एक देखिए यहाँ पर खुट्टी, खुट्टी का मैप पे देखिएगा तो यहाँ पर दर्शाया गया है।
ये खुट्टी हो गया, और एक आपका यहाँ पर देखिएगा लोहरदगा है। ये लोहरदगा, मतलब कि दो ऐसे जिले हैं, इसको आप लिख लीजिए। झारखंड के दो जिले खुट्टी और लोहरदगा ऐसे जिले हैं जो किसी दूसरे अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं, मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट से बाउंडेड है, चारों तरफ इसका डिस्ट्रिक्ट है। इधर सिमडेगा है, इधर गढ़वा है, सॉरी गुल्ला है, इधर रांची है, इधर सरायकेला खरसावां है, इधर चाईबासा है। उसी तरह लोहरदगा भी देखिएगा, इधर गुमला है, इधर रांची है, लातेहार है। तो इसको नोट कीजिए स्पेसिफिक। तो ये चीजें नोट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि झारखंड के कुछ ऐसे जिले भी हैं जो एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं। इसमें अगर पूछा जाए से कि आपसे कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है, प्रश्न लिख लीजिएगा। झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो एक से अधिक या फिर सबसे अधिक दूसरे राज्य को स्पर्श करता है? सबसे अधिक तो मात्र एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक 3 राज्यों को स्पर्श करता है, जो अभी हमने बताया गढ़वा। गढ़वा देखिए यूपी से स्पर्श कर रहा है, बिहार से को स्पर्श कर रहा है और छत्तीसगढ़ को। इसके अलावा भी बहुत सारे जिले हैं, जैसे सिमडेगा 2 राज्यों का स्पर्श कर रहा है, इधर छत्तीसगढ़ इधर उड़ीसा। फिर इधर सरायकेला खरसावां 2 राज्यों का स्पर्श कर रहा है, इधर उड़ीसा इधर पश्चिम बंगाल। ईस्ट सिंहभूम भी 2 राज्यों का स्पर्श कर रहा है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। फिर इधर दुमका भी 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, इधर बिहार और इधर वेस्ट बंगाल। फिर साहेबगंज भी 2 राज्यों का स्पर्श कर रहा है, इधर बिहार और इधर वेस्ट बंगाल। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो नोट करके लिखिए, झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तो लिख लीजिएगा वो गढ़वा जिला। राज्य का नाम भी लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड के ये विभिन्न जिले जो हैं, इसको भी तो हमने बता दिया। झारखंड में टोटल जो है 5 प्रमंडल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 5 प्रमंडल का नाम लिख लीजिएगा। पहला कोल्हान, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। दूसरा पलामू प्रमंडल, इसके अंतर्गत भी 3 जिले। तीसरा जो है वो आपका संथाल परगना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। फिर चौथा जो है इसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। और 5वां जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। तो झारखंड राज्य 5 प्रमंडल में बटा हुआ है। 5 प्रमंडल 24 जिलों में बटे हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि सर कि झारखंड जो है टोटल जो इसका क्षेत्रफल देखिएगा, तो झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें कि करीब 29.6% जो है वो वन क्षेत्र है। झारखंड का टोटल जो एरिया है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग क्षेत्रफल में बटा हुआ है। और इसमें वन क्षेत्र जो है वो 29.64% है। अब इसमें अगर पूछा जैसे कि 24 जिला है, सबसे पश्चिमी छोर का अंतिम जिला जो है वो गढ़वा है, पूर्वी छोर का अंतिम जिला जो है वो साहेबगंज है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो कितना किलोमीटर हमको भ्रमण करना पड़ेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड का उत्तर से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब कुल कितना दूरी है। उसी तरह उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है। ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, उत्तरी छोर का अंतिम जिला कोडरमा और दक्षिणी छोर का अंतिम जिला वेस्ट सिंहभूम। ये डिस्टेंस आपसे पूछा जाए कितना है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे भारत का आपने याद, भारत के भूगोल में भी हम लोग पढ़ेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी बोला जाता है ना, तो कश्मीर से कन्याकुमारी जो है 3,214 किलोमीटर है। और गुजरात से जो है अरुणाचल प्रदेश अंतिम जिला, राज्य अरुणाचल प्रदेश, और इधर गुजरात अंतिम राज्य, ये टोटल है 2,935 किलोमीटर। उसी तरह झारखंड में भी देखिएगा तो ये जो गढ़वा से, अगर आप गढ़वा के अंतिम छोर और साहिबगंज के अंतिम छोर को अगर देखते हैं, मतलब कि पश्चिम से पूरब, तो ये टोटल जो है वो 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये टोटल जो है वो 380 किलोमीटर है। एग्जाम में ये कई बार पूछा भी गया है, इसको नोट कीजिएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड से देखिएगा तो देखिए पूरी पृथ्वी को विभिन्न काल्पनिक रेखाओं से में बांटा गया है। विस्तृत रेखा है, कर्क रेखा है। जो भारत जो है वो कर्क रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है उससे बांटा गया है। तो भारत जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर कर्क रेखा देखिएगा गुजरती है। और इसमें झारखंड राज्य भी शामिल है, मतलब झारखंड से भी होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, झारखंड से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। और झारखंड के अगर आपसे जिले पूछे जाएं, झारखंड के 24 में से कितने जिले हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह है 5 जिले, लातेहार, रांची,
रामगढ़, गुमला और लोहरदगा। जो एक काल्पनिक रेखा है पृथ्वी के ऊपर जो बनाई गई है, इसको जिससे भारत होकर गुजरता है, तो झारखंड से भी होकर गुजरती है। और झारखंड के लातेहार, रांची, रामगढ़, गुमला और लोहरदगा से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यहाँ पर सीधे से प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड के कितने जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या फिर बताइए इनमें से कौन सा जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है या फिर नहीं गुजरती है। तो ये जिले का नाम याद रखना है, सब क्लियर रहेगा। झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो जो भौगोलिक बंटवारा है वो अक्षांशीय जो विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड है उत्तरी अक्षांश से, और इसी तरह 25-18 जो है उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 38-19-50 पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कुल क्षेत्र हमने इसका पल बता दिया है। यहाँ पर देखिएगा, बोलिएगा सर कि आपने बताया 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे कि हर साल जो है वन रिपोर्ट आता है, हर एक 2 साल पर भारत सरकार के जो वन मंत्रालय है स्टेट रिपोर्ट जारी करती है, स्टेट वन रिपोर्ट। उसमें देखिएगा तो ये टोटल जो वन क्षेत्र मतलब टोटल जो बताया गया है क्षेत्रफल वो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर ही लिखा जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है 77,922 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्रफल जो है इसमें मात्र 1792 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि झारखंड का मेजर हिस्सा जो है सारा के सारा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। मात्र 1792 वर्ग किलोमीटर जो है वो शहरी क्षेत्र है। पूरे भारत का अगर हम बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल मात्र 2.42% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का जो स्थान है वो 15वां स्थान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है सीधे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। झारखंड के प्रमंडल तो हम ये बता चुके हैं। तो इस तरह से जो झारखंड की जो बेसिक जानकारी थी झारखंड की स्थिति, और लेकिन सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो कल होगा आप लोग का, इसमें झारखंड जीके के अंतर्गत हम लोग झारखंड का इतिहास स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है सिलेबस के अनुसार जो आपका मतलब जो आपको हमने बताया है, ये पहला टॉपिक झारखंड की परिचय, स्थिति, सभी जिलों का बारे में और उसकी स्थिति के बारे में। अब जो दूसरा टॉपिक है ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, झारखंड का इतिहास। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? और जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फीस पर संपूर्ण तैयारी, इसमें 2 चीजें आपको इस बार और मिल रही है, जिसमें फुल मॉक टेस्ट और दूसरा जो चीज है प्रिंटेड मटेरियल जो उपलब्ध है हमारे पास, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5,000 में पेपर 2 डिस्काउंट के बाद है। ये फीस जो है 6,000 और 7,500 है। दोनों पेपर करते हैं तो मात्र 6,500। कुछ चीज़ों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे देखिएगा झारखंड टीजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी, फिजिक्स के साथ मैथ और हिस्ट्री के साथ सिविक्स, ये 3 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो उसमें 2-2 सब्जेक्ट के साथ पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए उसमें अगर आप सिर्फ पेपर 2 करते हैं तो उसका फीस जो है 1,000 मात्र बढ़ाया गया है, 6,000 है। और दोनों पेपर अगर भी करते हैं तो 7,500, उसमें 1,000 ही फीस, ऐसे 2 सब्जेक्ट उसमें हो जाता है, लेकिन 1,000 फीस बढ़ाया गया है ताकि आप मिनिमम फीस पर सारे क्लासेस कर सकें। ज्वाइन कैसे करना है तो पहले ही बता चुके हैं। 100 रुपये अकेडमी डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर कोर्सेज डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर
जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो दिया हुआ है 7004579780, इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र सिर्फ पेपर 1 का क्लास करना चाहते हैं सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी के लिए, तो उसके लिए बैचेस जो है आज से नया बैच प्रारंभ होता है। इसके लिए मात्र जो अभी फीस है 3000 आपका। इसके अलावा जेट न्यू जेटेड जो आने वाला है कुछ दिनों में वैकेंसी, तो उसके लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और इसमें भी 1000 आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये फीस जो है कुछ ही दिन के लिए वैलिड है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। किन्हीं को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिए।